हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हमारे चैनल पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की फुल तैयारी चल रही है। यहाँ पर देख सकते हैं जीके की भी क्लास है, आपकी करंट अफेयर की क्लास है ना, टॉपिक वाइज जो आपकी करंट अफेयर है, जैसे वर्तमान में कौन है, पुरस्कार है ना, इस प्रकार की भी क्लासें दी जा रही हैं। साथ में आपकी हिंदी की क्लासें भी दी जा रही हैं। मॉर्निंग में सुबह 8 बजे भी क्लासें आपके हाई कोर्ट के लिए दी जा रही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, राम राम सभी को, जय हिंद। चलिए, नमस्ते भैया, नमस्ते, गुड इवनिंग। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। लाजवाब क्वेश्चन होने वाले हैं। पहले ही क्वेश्चन आपका दिया है कि मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से पर निर्भर थी, अर्थात जो आपकी मौर्य अर्थव्यवस्था थी ये किस पर आधारित थी। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो इसकी जो आर्थिक व्यवस्था थी वो आपकी कैसी थी, तो आप कहेंगे सर मौर्य अर्थव्यवस्था जो थी ये आधारित थी आपकी किस पर, तो आपके कृषि पर आधारित थी। मतलब जिसको ऑप्शन आ गया है यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों देखा जाए तो राज्य की जो अर्थव्यवस्था है कृषि व्यवस्था, कृषि पर, पशुपालन पर, वाणिज्यिक व्यापार आपके आधारित थे। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखिए इसका ऑप्शन बनेगा ए नंबर राइट हो जाएगा, जो कि जवाब देखिए सबका आ गया है। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है सर 1857 देखिए दिया गया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं किया है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को यहाँ पर सहायता प्रदान नहीं किया। किसने नहीं किया, यहाँ पर देखिए। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखिए ग्वालियर के जो सिंधिया थे इन्होंने हेल्प किया था आपके अंग्रेजों की। यहाँ पर हैदराबाद के निजाम ने भी किया था, भोपाल के सिकंदर बेगम ने भी किया था। लेकिन भैया जो अवध की बेगम हजरत महल है ना, ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिला होगा। दोस्तों याद रखिए अवध की बेगम हजरत महल ने भैया लखनऊ से नेतृत्व किया था, कहीं ना कहीं इनका विद्रोह किया था। तो इसका जो ऑप्शन आ रहा है बी नंबर सबका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। गुड इवनिंग सभी को, जय हिंद, जय हिंद। अगला क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने के निर्णय की घोषणा किया गया। लागू यहाँ पर हो जाएगा लागू। तो ये बताइए कि ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने का निर्णय जो किया था, ये घोषणा जो किया वो कब किया था। अच्छा क्वेश्चन है, जवाब देना, इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए जय भीम भैया, जय भीम। चलिए 3 का ऑप्शन देना है और देखिए जवाब यहाँ पर आने शुरू हो गए। किसी का आ रहा है बी और किसी का आ रहा है ए, लेकिन जिसका भी ऑप्शन बी आ रहा है यहां पर याद रखिएगा 19 जुलाई वाला जिसका भी ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि भैया भारत विभाजन की जो बंगाल विभाजन की जो घोषणा हुई थी ये 19 जुलाई 1905 को की गई थी। उस समय जो वायसराय थे कौन है, तो आप कहेंगे कर्जन के द्वारा की गई थी। अगर पूछे सर जी प्रभावी कब हुआ था, तो आप कहेंगे सर ये प्रभावी हुआ था कब, तो आपके 16 अक्टूबर 1905 को ये प्रभावी हुआ था। ठीक है ना। और इतिहास में इस घटना को बंग भंग के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है सारनाथ वह पवित्र स्थान है जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। वह निम्नलिखित में से किस शहर के बहुत ही नजदीक स्थित है। चलिए यहां पर जवाब देना है कि जो सारनाथ है ये किस शहर के सबसे नजदीक है। यहां पर ऑप्शन देना है मथुरा, अयोध्या, झांसी या वाराणसी। आपका देखिए 4 नंबर का जवाब आ रहे हैं और जवाब लगभग इसका तो सबका आएगा ही सही का, है ना। यहाँ पर आंसर जो आपका डी आया है वाराणसी, आपका जवाब बिल्कुल सही जो हो जाएगा वाराणसी। अगर आपसे पूछे कि सर जी ये पहला उपदेश कहाँ दिए थे, तो आप कहेंगे सारनाथ में। तो इसको कहा क्या गया था, तो इसको धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया है, जिसके बाद देखा जाए बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार हो गया यहीं से प्रारंभ हो गया था। तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो आपका डी नंबर है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि वह कौन से कवि और संत हैं जिन्होंने रामायण का दूसरा संस्करण रामचरितमानस लिखा है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मॉडल पेपर में ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा तुलसीदास। क्या हो जाएगा, तुलसीदास। दोस्तों याद रखिए तुलसीकृत रामायण भी यहाँ पर कहा जाता है। और यहाँ पर देखा जाए आपकी भारतीय संस्कृत में एक विशेष स्थान भी आपका है। ठीक है ना। और इसके बाद आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्राचीन राष्ट्रीय आंदोलन का जो पहला चरण है, मतलब प्रारंभिक चरण को किस नाम से जानते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो प्रारंभिक चरण है उसे किस नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को ऑप्शन देना है। आपका जवाब इनमें से राइट क्या हो सकता है। जवाब अच्छा है, बस आप लोगों को आंसर देना है। आपका जवाब क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ये होता है आरंभिक, क्या प्रारंभिक चरण को आरंभिक चरण भी कहते हैं, जो कि 1885 से स्टार्ट होता है और 1905 तक आपका रहता है। तो इसका जो आंसर बनेगा यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा बी फॉर बेस्ट। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना कब किया था। वेरी 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 आईएमपी क्वेश्चन आपका दिया गया है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना जो किया था ये कब किया था। दोस्तों यहाँ पर आंसर देना है। आपका जवाब इनमें से राइट क्या हो सकता है, यहाँ पर आंसर देना है।
और देखिए यहाँ पर देखा जाए तो जवाब बहुत ही जल्दी आ जाते हैं। जैसे ही क्वेश्चन आप देखते हैं वैसे आंसर भी आपका आ गया है। यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो ये है आपका फरवरी 1919। क्या हो जाएगा? रॉलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह आंदोलन करने के लिए महात्मा गांधी ने फरवरी 1919 में बंबई में सत्याग्रह सभा की स्थापना किया था। तो जिसको ऑप्शन आया है सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है 1917 का जो सत्याग्रह है महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह भी था। अब आप कहेंगे सर जी 1917 दिया गया है और जब भी 1917 दिया है इसका मतलब है कि एक घटना घटित हुई थी, ये है आपका चंपारण। दोस्तों चंपारण सत्याग्रह 1917 में गांधी जी के नेतृत्व में प्रथम सत्याग्रह और देखा जाए तो ये आपका आंदोलन था, है ना, जो कि तिनकठिया व्यवस्था के विरुद्ध आपका था। तो इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। अगर क्वेश्चन ये पूछे कि भैया इनको बुलाया किसने था, अगर हम आपसे पूछे कि इनको बुलाया किसने था, तो आप कहेंगे राजकुमार शुक्ल, है ना, क्या राजकुमार शुक्ल के बुलाने पर ही गांधी जी चंपारण पहुंचे थे। दोस्तों याद रखिएगा, है ना, और किसानों को 3/20 भाग में नील की खेती करने के लिए अनिवार्य जो किया था। ठीक है, क्लियर है। अगर यहीं पर पूछे कि भैया इनको महात्मा की उपाधि किसने दिया था, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर टैगोर ने इसी समय, क्या टैगोर ने इसी समय, याद रखिएगा, गांधी जी को महात्मा की उपाधि दिया था। ये सभी क्वेश्चन आपके आईएमपी है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना, ध्यान से पढ़िए बिल्कुल अच्छी तरीके से। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन देखो दिया गया है, क्या कह रहा है कि 1866 में भारत के संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारी को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किसने किया था। तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं लंदन में, और ये भैया कौन है, आपके दादा भाई नौरोजी हैं, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। देखा जाए तो भारत में सामाजिक, राजनीतिक आदि सुधारों के लिए इन्होंने आंदोलन भी प्रारंभ किया था। तो इसका जो ऑप्शन आ गया है लगभग सभी का जवाब सही हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता कौन थे। यह भी क्वेश्चन आपका आईएमपी है। चलिए यहां पर दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन है बी नंबर है, राजा राम मोहन राय। देखिए जैसे ही हमने यहां पर क्वेश्चन दिखाया वैसे आपको आंसर बिल्कुल आ गया। मतलब ऐसे आप लोग ताने रहते हैं कि लगता है यही क्वेश्चन आपको पहले से पता है। बिल्कुल सही जवाब है राजा राम मोहन राय, इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, राष्ट्रवादी प्रेस के भी संस्थापक आपके माने जाते हैं, है ना। तो इसका जो आंसर आ गया है लगभग सभी का जवाब है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है थल समीर कब चलती है। ये बताइए जो थल समीर जो होती है ये कब चलती है। अब आप कहेंगे सर थल समीर जो होती है तटीय क्षेत्रों में होने वाली एक हवा है और ये हवा मनोरंजक हवा का दृश्य होता है। जब थल समीर चलती है तो बहुत ही मनमोहक करने वाली होती है। रात्रि में दोस्तों समुद्र का जो जल होता है वो स्थल की ओर धीमी गति से ठंडा होता है, इसलिए स्थल की ओर ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है, इसलिए ये थल समीर होती है। यहाँ पर आंसर जो आपका है वो आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। रात्रि के दौरान इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 12, ऑप्शन को लॉक किया जाए। आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो सकता है, यहाँ पर आंसर देना है। चलिए जवाब देना है, आंसर क्या बनेगा, राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। अब आप कहेंगे सर मानस, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ये मानस अभ्यारण्य जो कि आपके असम में है। दोस्तों याद रखिएगा, जिसका ऑप्शन आ गया है असम, बिल्कुल राइट हो जाएगा। असम इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। और दोस्तों यहाँ पर देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका सही है, कौन सा युग्म आपका सही है। यहाँ पर दोस्तों 13 ऑप्शन को लॉक करना है। कह रहा है माउंट डायवोलियो दिया गया है, दक्षिण अंडमान में दिया गया है ना। ये भैया अंडमान निकोबार समूह में आपका है जो केंद्र शासित प्रदेश में है। दोस्तों यहाँ पर दिया है सैडल पीक, देखिए उत्तरी अंडमान निकोबार, यही आंसर आपका राइट हो जाएगा कि भैया एक चोटी है आपकी सैडल पीक, और जो सैडल पीक आपकी है ये उत्तरी अंडमान द्वीप में आपको पड़ता है, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा साथियों, याद रखेगा। ठीक है ना, क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों के तलछट से बनी होती है जिसमें पोटास अधिक लेकिन फास्फोरस कम होता है। अब देख सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। तो आप कहेंगे जिसमें सजी पोटास होता है, और भैया पोटास में क्या होता है, जब पोटास मिला दिया जाए कोई भी खेत में तो उसमें उर्वरक क्षमता बढ़ जाती है, मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, ठीक है ना। लेकिन फास्फोरस कम होता है, तो ये होता है जलोढ़ मिट्टी, याद रखिएगा। आपको मालूम है जलोढ़ मिट्टी उपजाऊ भी होती है। वैसे भी आप देखेंगे नॉर्मल खेतों में देखा जाए पोटास मिला देने से यहाँ पर क्या होता है, उर्वरक क्षमता आपकी बढ़ जाती है ना। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो सी नंबर जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी भी हमने बताया था दो प्रकार की होती है, एक होते हैं नवीन जलोढ़ मिट्टी, क्या नवीन जलोढ़ मिट्टी, एक होती है पुरानी जलोढ़ मिट्टी। नवीन जलोढ़ मिट्टी को बोलते हैं खादर, क्या बोलते हैं, खादर मिट्टी, और पुरानी को बोलते हैं क्या,
पुरानी बोलते हैं बांगर, क्या बोलते हैं, बांगर बोल देते हैं। तो याद रखिए दोनों पॉइंट आपको नोट कर लेना है, ठीक है, क्लियर है भाई। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है कि शहर और उनकी विशिष्टताओं का सही मिलान आपको करना है और बताइएगा कि किनमें से किया गया है सही मिलान। क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शन को लॉक किया जाए। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, कह रहा है मुरादाबाद, कह रहा है चमड़े के लिए जाना जाता है, क्या सही है क्या, क्यों भाई, जल्दी से बताइए, क्या मुरादाबाद चमड़े के लिए? तो आप कहेंगे सर मुरादाबाद चमड़े के लिए कब से जाना जाने लगा, भाई चेन्नई वगैरह होता तो हम लोग पहुंचते जाके, तो ये तो आपका हो नहीं सकता है ना। यहाँ पर फिरोजाबाद है जो कि कांच के उत्पादन के लिए है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कांच उत्पादन बिल्कुल सही आपका दिया है। फिरोजाबाद में कांच की चूड़ियाँ, सजावट की कांच की जो वस्तुएं होती हैं, वैज्ञानिक उपकरण होते हैं, बल्ब होते हैं, ये आपके बनते हैं, है ना। और यहाँ पर चूड़ियों का व्यवसाय भी होता है, काफ़ी अच्छा होता है, चारों ओर दिखाई देता है रंग बिरंगी चूड़ियाँ, घरों के अंदर भी महिलाएं होती हैं चूड़ियों, मतलब देखा जाए सब लोग बिजी रहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बी वाला पॉइंट सही है। फिर कह रहा है कानपुर दिया है पीतल के बर्तन, तो आप बताइए क्या पीतल के बर्तन कानपुर में है? आप कहेंगे सर नहीं, मुरादाबाद होगा, तो ये तो आपका गड़बड़ हो गया, ये वाला भी। अब दिया वाराणसी, तो वाराणसी जो आपका दिया गया है तो आपका हथकरघा और हस्तशिल्प, मतलब ये वाला पॉइंट भी सही है, तो आपके दो पॉइंट बन रहे हैं, एक तो दूसरा और एक दूसरा कौन है, यहाँ पर चौथा है, मतलब ऑप्शन देखिए सबका जवाब सही आया है, यहाँ पर आंसर सी नंबर राइट हो जाएगा। इसको बोलते हैं मेहनत, है ना, कि आप लोग यहाँ पर हम आंसर को ना बता पाए और आपका जवाब यहाँ पर आ जाए, तो ऑप्शन सी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन कराइएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है, हमेशा से पूछा जाने वाला ये आपका पॉइंट है। और देख सकते हैं कि कृषि क्षेत्र जो आपका है, ऑप्शन बनेगा डी नंबर कृषि क्षेत्र, याद रखिएगा कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कहा जाता है। दोस्तों देखा जाए तो अब यहाँ पर भारतीय अर्थव्यवस्था में जो कृषि का क्षेत्र है, मतलब जीडीपी में, वो उतना ज़्यादा योगदान नहीं है, लेकिन सबसे पहले जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय सबसे ज़्यादा जो अर्थव्यवस्था थी जीडीपी, वो भैया आपकी कृषि की ही थी। इसलिए भैया देखा जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन होता है, कृषि होता है, ये आप सभी लोग भी जानते हैं, तो ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। क्लियर है। अगर पूछे कि तृतीय क्षेत्र किसे कहते हैं, चलिए ये बताइएगा तृतीय क्षेत्र किसे कहते हैं, क्योंकि तृतीय क्षेत्र का योगदान इस समय सबसे ज्यादा है, और तृतीय क्षेत्र कहा जाता है आपके सेवा क्षेत्र को कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है इकोनॉमिक सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित होता है। जो इकोनॉमिक सर्वे होता है ये किसके द्वारा प्रकाशित होता है, तो दोस्तों याद रखिए इसका आंसर क्या बनेगा। तो दोस्तों इकोनॉमिक सर्वे ये आपका होता है ऑप्शन सी, ये होता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, याद रखिए वित्त मंत्रालय के द्वारा बजट से एक दिन पहले संसद में प्रस्तुत किया जाता है। ऐसे क्वेश्चन हमने सॉल्व भी कराया है कि जब बजट पेश करना होता है तो उसके एक दिन पहले वित्त मंत्री के द्वारा ये आपका संसद के सामने प्रस्तुत किया जाता है, जो आर्थिक समीक्षा होती है, इकोनॉमिक सर्वे होता है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी। हर एक क्वेश्चन अपने आप में कह रहा है कि बस मुझे एग्जाम में रखिए। देखिए आपका इतना अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो सकता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी। आपका जवाब क्या होगा, स्थापना पूछा है तो स्थापना आप लगाइए, कब लगाएंगे, 1935 लगाएंगे, है ना। कब बताएंगे तो आप कहेंगे सर 1 अप्रैल को हुआ था, क्या 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। अगर हम आपसे पूछे कि इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो भैया आप बताइएगा कि राष्ट्रीयकरण कब हुआ, राष्ट्रीयकरण कब हुआ, जल्दी से कमेंट करें यहाँ पर राष्ट्रीयकरण। तो आप कहेंगे सर राष्ट्रीयकरण जो हुआ था ये 1949 में हुआ था, याद रखिए 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी को, ठीक है ना। तो ये सभी पॉइंट आपको नोट कर लेना है, सब क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे हैं प्रदत्त समय अवधि में वस्तुओं के निर्यात के मूल्य और आयात के मूल्य के मध्य के अंतर को कहा जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 ऑप्शन देना है, और ऐसा क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व भी कराया है। देखिए कह रहा है प्रदत्त समयावधि में वस्तुओं के निर्यात, है ना, निर्यात मूल्य और आयात के मूल्य के यहाँ पर मध्य जो अंतर होता है, तो हमने कहा था भैया आयात और निर्यात क्या होते हैं, व्यापार होते हैं, और आयात और निर्यात हो रहा है उसका अंतर है, तो कहीं ना कहीं बोलेंगे संतुलन। तो कुल मिला के इसका आंसर डी हो जाएगा, यहाँ पर व्यापार संतुलन। ये क्वेश्चन में पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, सेम टू सेम क्वेश्चन पढ़ाया है, और हम कहते भी हैं कि डेली अगर क्लास लेते हैं तो ऐसे सब क्वेश्चन आपको हलवा लगेंगे, इसकी गारंटी हमारी है, याद रखिएगा। यहां पर जो आंसर बनेगा वो डी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए यहां पर आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है न्यूनतम समर्थन मूल्य द्वारा अनुशंसित आपका होता है, क्या है, न्यूनतम समर्थन मूल्य द्वारा अनुशंसित होता है। दोस्तों ये आपका जो आंसर है 20 नंबर में, वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर जवाब देना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर, याद रखिए कृषि लागत और मूल्य आयोग, क्या हो जाएगा, कृषि लागत मूल्य आयोग। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है उस राष्ट्रपति का नाम बताए जो संसद में एक बिल वापस करने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति का उपयोग करने
वाले पहले व्यक्ति थे। दोस्तों यहाँ पर बताइए इसका जो आंसर बनेगा राइट क्या हो सकता है, तो ये थे ज्ञानी जैल सिंह। नोट करिएगा कि भैया दो आपके ज्ञानी जैल सिंह थे, है ना, ये भैया जो एक बिल था वापस करने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर है राइट हो जाए, जिसे बोलते हैं पॉकेट बीटो, है ना, क्लियर है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि प्रथम भारतीय सामान्य चुनाव को वर्ष में आयोजित किए गए थे। जो भैया पहले भारतीय सामान्य चुनाव हुए थे ये कब हुए थे, 22 को ऑप्शन देना है। अब आप कहेंगे सर 22 नंबर की अगर बात कर देते हैं तो कहीं ना कहीं देखा जाए आपका जवाब इनमें से क्या बनेगा, इनमें से जो आंसर बनेगा 1951-52 इसका आंसर राइट हो जाएगा। क्या 1951-52 में ये हुए थे, 5 महीने का समय लगा था दोस्तों, याद रखिएगा। तो इसका जो आंसर बनेगा यहां पर आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि संविधान का उल्लंघन करने के लिए किसके निष्कासन को महाभियोग की प्रक्रिया से आरंभ किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कि संविधान का उल्लंघन करने के लिए किसके निष्कासन को महाभियोग की प्रक्रिया से आरंभ करते हैं। तो एक शब्द आ गया है महाभियोग, क्या आया है, महाभियोग। और जैसे ही महाभियोग आया है तो आप कहेंगे सर जी ये राष्ट्रपति से संबंधित है, अर्थात जो ऑप्शन आ गया है बी नंबर है राष्ट्रपति आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए थे। तो दोस्तों याद रखिए मौलिक कर्तव्य आपके संविधान के भाग नहीं थे, लेकिन बाद में क्या हुआ कि 42वें नंबर का संशोधन हुआ और आपके संविधान में इनको जोड़ा गया। क्या, मौलिक कर्तव्य। जब जोड़े गए थे तब आपके 7 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन यहां पर अब कितने जब जोड़े गए थे तो आपके 10 मौलिक कर्तव्य थे। कितने मौलिक कर्तव्य ना, तो 10 थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं, तो आप कहेंगे वर्तमान में 11 हैं। लेकिन जो पूछा गया है वही आपको जवाब देना है, इसमें पूछा गया है जो वही देना है। कह रहा है भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए थे, ये आपसे पूछा गया है। तो चलिए क्या आंसर को लॉक कर दिया जाए। यहाँ पर दोस्तों आपका जो आंसर है लगभग सभी का जवाब सही हो गया है। यहाँ पर आंसर जो आपका होगा सी नंबर है, राइट हो जाएगा सी नंबर, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों सी नंबर है 10 हो जाएंगे, क्योंकि जब जोड़ा गया था, क्योंकि यह दिया गया है कि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए थे, तो थे मतलब ये हुआ कि 10 शामिल किए गए थे, लेकिन जो 11वां मौलिक आपका कर्तव्य है ये अभी हाल ही में यहाँ पर किया गया, अर्थात यहाँ पर आंसर आपका सी हो गया, राइट, क्लियर है। यहाँ पर जिसका आंसर आ गया है बिल्कुल सभी का जवाब यहाँ पर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, क्या कह रहा है समझिएगा कि किसी याचिका के अंतर्गत, क्या दिया है, किस याचिका के अंतर्गत न्यायालय अवर न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी मामले को उच्चतर प्राधिकारी या न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश देता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए 25 नंबर में और 25 को ऑप्शन सी बनेगा, ये होता है उत्प्रेषण। क्या होता है, उत्प्रेषण होता है दोस्तों, याद रखिएगा 5 प्रकार के रिट होती हैं और 5 प्रकार के रिट में जो उत्प्रेषण होता है मतलब कह सकते हैं कि इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने पास लंबित मुकदमों को न्याय निर्णय के लिए उससे वरिष्ठ न्यायालय को भेज दिया जाए। दोस्तों आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग फफूंद के कारण होता है, ये बताइएगा। जो फफूंद अर्थात फंगस होता है, तो आप कहेंगे सर फफूंद या फंगस जो होता है ये होता है दाद खाद खुजली, है ना, दाद खाद खुजली अर्थात जो रिंग्स होते हैं ये जो आपके होते हैं फफूंद से होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा वो डी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है। दोस्तों बताना है विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है। 27 नंबर ऑप्शन को लॉक किया जाए भाई। जितने भी साथी यहाँ पर पहले बार जुड़े हैं वो लोग जय हिंद लिखेंगे, ठीक है ना, पहली बार जुड़े हैं तो जय हिंद जरूर लिखिएगा, ठीक है ना। और अच्छा लगता है, कुछ सीखने को मिलता है तो भैया लाइक शेयर सपोर्ट जरूर करिएगा। दोस्तों यहाँ पर लगभग सबका जवाब आ चुका है। यहाँ पर दोस्तों B7 होता है बायोटिन, क्या होता है, बायोटिन हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। और यहाँ पर इस विटामिन को विटामिन H भी कहते हैं। अगर पूछ ले कभी कि भैया विटामिन B7 का और कुछ बोलते हैं तो कहेंगे H भी बोल दिया जाता है। विटामिन B7 की कमी से बाल गिरने लगते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, चर्म रोग भी हो जाते हैं। फिर क्या होता है, फिर आप अंडा खाइए, मक्खन खाइए, गेहूं, ये सब आपके स्रोत हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि मानव शरीर का कौन सा भाग ऑस्टियोपोरोसिस, है ना, या अस्थि सूत्रता से प्रभावित होता है। अस्थि से क्या होता है, आप कहेंगे हड्डी, क्या होता है, हड्डी। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, सीधा आंसर लगाना है। यहाँ पर हड्डियां ये आपकी होती हैं दोस्तों, याद रखिए, कमजोर हो जाती है। इस बीमारी से हड्डियां आपकी कमजोर हो जाती हैं। कहीं भी थोड़ा सा दरवाजे में आपका पैर लग गया तो आपको बहुत ज्यादा दर्द होगा। ऐसा प्रतीत हुआ है, किसी के साथ नहीं हुआ है, क्यों भाई,
इतने लोग जुड़े हैं, कभी ऐसा लगा है कि आपको कभी पहले से ज़्यादा अब दर्द हुआ हो या कहीं आपको चोट लग गया हो तो बहुत ज़्यादा दर्द हो गई हो, है ना? तो भैया इसमें क्या होता है, जो हड्डियां होती हैं थोड़ा क्या होती हैं, कहीं ना कहीं कमजोर हो जाती हैं। अगले क्वेश्चन को आते हैं जो कि बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन दिया गया है। बस क्वेश्चन को आप समझ जाएंगे तुरंत आंसर लगा देंगे कि डाटा बुक भारत में जानवरों, वनस्पतियों, कवकों की दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित राजकीय दस्तावेज जो है वो आपका कौन सा है। दोस्तों यहाँ पर देखिए आंसर क्या होगा, तो आप कहेंगे ये दस्तावेज होता है रेड डाटा बुक। क्या होता है? रेड डाटा बुक होता है, क्योंकि यहाँ पर दुर्लभ दिया गया है। यहाँ पर आंसर आपका सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता है। याद रखिएगा पशु कोशिका में क्या नहीं मिलता है, तो दोस्तों यहाँ पर 30 नंबर ऑप्शन लॉक करना है। तो यहाँ पर देखिए केंद्रक तो होता ही होता है, यहाँ पर कोशिका द्रव्य भी होता है, कोशिका झिल्ली होता है, लेकिन जो कोशिका भित्ति दिया गया है, याद रखिएगा कि पशु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति और लवक आपके नहीं होते हैं। ये तो आपके पेड़ पौधों में होते हैं, उन्हीं में लवक वगैरह होते हैं, है ना? तो यहाँ पर आप कहेंगे सर ऑप्शन इसका सी नंबर है, लॉक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है क्या दिया है, एरवीकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। एरवीकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, यहाँ पर जवाब देना है। आंसर क्या हो जाएगा? और भैया आप लोगों को सब कुछ समझ में आता है कि नहीं आता है? जो हम पढ़ाते हैं तो सब कुछ समझ में आता है कि नहीं आता है? ऐसा तो नहीं है कुछ लैंग्वेज उड़ जाती हो, पता भी नहीं चलता हो कि नहीं हाँ पूरी लैंग्वेज समझता नहीं है, या आपको ज़्यादा प्रेशर देना पड़ता है, ऐसा तो नहीं लगता है ना? चलिए, एरवीकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? आप कहेंगे सर यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपका सी हो जाएगा, ये केरल में है। कहाँ पर है? ये केरल में है दोस्तों, पश्चिमी घाट में स्थित आपका है आपका एरवीकुलम राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। और इसको भैया यूनेस्को की विरासत समिति में भी विचाराधीन है, अर्थात इसको कभी भी विरासत स्थल में लिया जा सकता है। यहाँ पर अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि इलाहाबाद में इनमें से कौन सा मेला मनाया नहीं जाता है। आप देखिए इलाहाबाद वाले जितने भी लोग हैं वो लोग जरूर बताइएगा। भैया आप कहेंगे इलाहाबाद में माघ मेला लगता है, जी हाँ लगता है। कुंभ मेला लगता है, जी हाँ लगता है। अब आ गया है भैया वैशाख मेला। अब आप बताइए क्या वैशाख मेला लगता है क्या? वैशाख मेला लगता है क्या प्रयागराज में? तो आप कहेंगे सर वैशाख मेला तो नहीं लगता है ना, ये तो नहीं सुना है। तो आपका जो आंसर बनेगा वो आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि फयाज खान द्वारा स्थापित रंगीला घराना किस स्थान पर स्थित है। दोस्तों रंगीला घराना फयाज खान के द्वारा स्थापित किया गया था, और ये जो घराना है वो आपके आगरा में है। कहां पर है? आगरा, जिसका ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों। और इसे रंगीला घराना भी कहा जाता है, जो आगरा घराना है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हरीशचंद्र अनुसंधान, क्या दिया है, हरीशचंद्र अनुसंधान संस्थान जो स्थित है ये आपके कहां पर स्थित है। जवाब देना है कि हरीशचंद्र अनुसंधान संस्थान जो है ये आपके है कहां पर है। तो दोस्तों ये है आपके कहां पर है, तो ये है आपके इलाहाबाद में है। कहां पर है? इलाहाबाद, इसका जो आंसर है राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि इनमें से कौन सी मुख्य एजेंसियों में एक नहीं है जो उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में अनाज भंडारण में शामिल है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में अनाज भंडारण में कौन शामिल नहीं है? अब आप कहिएगा सर यहाँ पर जो आपका है AFCI ये भी होता है, और SWC ये भी है, DWC भी ये है, लेकिन जो आपका दिया है FDI दोस्तों याद रखिए ये आपके अनाज भंडारण से जुड़े नहीं है। FCI जो होता है एक प्रकार से देखा जाए कुल शेयर की क्षमता होती है, ये शेयर से संबंधित आपका शब्द है। वहीं पर जो आपका अदर चीज है वो आपका वहां पर देखा जाए अनाज भंडारण से है, ठीक है ना। आपके FCI, SWC, CWC ये आपकी आती हैं। और इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम का उल्लेख करता है। बाजरा हो जाएगा और मक्का हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो आंसर है, यहाँ पर आपका आंसर कौन सा हो सकता है? चावल, गेहूं, बाजरा, है ना, और मक्का। इसका जो आंसर है यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर आपका जो 37 है यहाँ पर जवाब देना है। और इस क्वेश्चन का जवाब अभी हमने यहाँ पर इसी वीडियो में बताया था। जितने भी साथी यहाँ पर जुड़े हैं, क्वेश्चन नंबर 37 आपको सभी लोगों को होमवर्क के रूप में आपका है, इसका जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है ना। सभी लोग कमेंट जरूर करेंगे, ऑफलाइन कमेंट करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है इस सिंगापुर की मुद्रा कौन सी है। अब आप ये बताइए सिंगापुर की मुद्रा क्या है। तो भैया आप कहेंगे सिंगापुर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर डॉलर चलता है ना, डॉलर चलता है। अगर डॉलर की बात करते हैं तो आपका जो आंसर है यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। सिंगापुर डॉलर आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। और डॉलर का जो परिवर्तन है वो भी आपका हमेशा होता रहता है, कभी घटता है कभी बढ़ता भी है ना। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अर्थात जो आपका CRPF है इसकी स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है
आपको बताना है, फटाफट जवाब देना है कि सीआरपीएफ दिवस कब मनाते हैं। सीआरपीएफ दिवस जो मनाते हैं वो कब मनाते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। चलिए तो दोस्तों यहां पर देखिए, यहां पर आंसर आ भी रहा है, बहुत अच्छे। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। चलिए दोस्तों यहां पर देखिए ऑप्शन ऐसा कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, चलिए देख लेते हैं। यहां पर 27 जुलाई है, यहां पर जो आंसर आपका आ गया है डी नंबर है, 27 जुलाई को दोस्तों मनाया जाता है, ठीक है ना। एक विधेयक पारित किया गया था जो कि 1949 में एक विधेयक पारित किया गया था, ठीक है ना। और यहां पर दोस्तों अगले पॉइंट को आते हैं, पॉइंट आपसे अगला पूछा गया, देखो स्टार्टिंग में सर्च करोगे नहीं मिलेगा, नीचे आप जब जाएंगे ना तो अभी 27 जुलाई 2023 को, क्या 27 जुलाई 2023 को अभी सीआरपीएफ ने अपना 85 नंबर का, क्या 50वें नंबर का स्थापना दिवस मनाया है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है योग का वर्णन निम्नलिखित में से किस वेद में किया गया है। तो आप कहेंगे सर योग का वर्णन जो हुआ है वो किस में हुआ है, तो आप कहेंगे ऋग्वेद में हो जाएगा, ऋग्वेद जो कि ऑप्शन आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। सबसे पहले योग शब्द जो आया वो ऋग्वेद में ही आपको मिलता है, याद रखिएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अंतरिक्ष में प्रथम पुष्पित फूल कौन सा है। यहाँ पर बताइए अंतरिक्ष में पहला पुष्प है को जो है आपका पुष्प पुष्पित हुआ था, यहाँ पर बताना है दोस्तों। यहाँ पर याद रखिए 41 नंबर में, तो 41 का ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों बनेगा ए नंबर जीनिया, इसका नाम है क्या, इसका नाम है जीनिया। ये 2016 में कारनामा किया था दोस्तों, याद रखिएगा नासा के वैज्ञानिकों ने, ठीक है ना। और इससे पहले 2015 में रेड लोटस पौधा अंतरिक्ष में उगाया गया था, रेड लोटस पौधा अंतरिक्ष में 2015 में उगाया गया था। यहाँ पर ये पुष्प है जीनिया। अगला क्वेश्चन बताएगा कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। जवाब क्वेश्चन बिल्कुल लगातार आना चाहिए सभी के, ऐसे क्वेश्चन आपके सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके हैं। वीडियो को भी लाइक शेयर करते हुए चलेंगे, जितने लोग यहाँ पर भूल गए हैं और जिनको पता है लोग लाइक नहीं किए हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन जिनको नहीं मालूम है वो लोग भैया लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखा जाए 42 नंबर में लगभग सबका जवाब सही है, और ऐसे क्वेश्चन में अगर गलत कर देते हैं तो फिर पेड एग्जाम में आपसे उम्मीद कुछ रख सकते हैं नहीं। यहाँ पर दोस्तों सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस आपका आंसर है, राइट हो जाएगा दोस्तों। 6 जुलाई 1944 को रंगून रेडियो स्टेशन से महात्मा गांधी के नाम से एक प्रसारण जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि निर्णायक युद्ध विजय के लिए उनका आशीर्वाद शुभकामनाएं यहाँ पर थी। वैसे कभी भी महात्मा गांधी की और सुभाष चंद्र बोस की पटरी नहीं खाई थी, कभी भी महात्मा गांधी की और सुभाष चंद्र की पटरी नहीं खाई थी, लेकिन फाइनल में कहीं ना कहीं देखा जाए तो आशीर्वाद भी लिया तो आपके किसे, गांधी जी से लिया था। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है पोटरा पैलेस जो है जो कि एक 7 मंजिला भवन है, ये किससे संबंधित है। दोस्तों एक बात बताना है, पोटला पैलेस, ये पोटला पैलेस है जो कि तिब्बत की राजधानी लहासा में है, तिब्बत की राजधानी लहासा में है। और इसका जो ऑप्शन है बी हो जाएगा, दलाई लामा जो आपके तिब्बती धर्मगुरु हैं, दलाई लामा जिनको अभी पुरस्कार भी आपको दिया गया था, है ना। तो भैया कह सकते हैं कि ये शीतकालीन इनका निवास स्थान है, शीतकालीन निवास स्थान इनका है दोस्तों, याद रखिएगा। और ग्रीष्मकालीन निवास स्थान क्या है, तो इनका ग्रीष्मकालीन निवास स्थान है नोरबुल पैलेस, नोरबुल पैलेस हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे अनुभवी स्वतंत्रता सेनानी, लेखक और शिक्षाविद के एम मुंशी ने यहां पर किस संगठन की स्थापना की थी, यह भी क्वेश्चन आपको बहुत जगह पढ़ाया गया है। चलिए दोस्तों यहां पर देखा जाए 44 नंबर में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये है भैया भारतीय विद्या भवन, क्या भारतीय विद्या भवन इसका आंसर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। और अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे मेगस्थनीज जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी है, वह मूल रूप से किस देश में है या किस देश से संबंधित है। तो आप कहेंगे सर मेगस्थनीज, ये भी क्वेश्चन आपका पढ़ा लिखा लग रहा है। और आप कहेंगे सर ये जो आपके आए थे ये कहां से आए थे, तो आप कहेंगे सर ये ग्रीस से आए थे, ग्रीस, है ना, जिसे हम लोग वर्तमान में यूनान कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। और ये यूरोप महाद्वीप में पड़ता है दोस्तों, इसकी राजधानी एथेंस, क्या है, एथेंस है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय नेता हैं जिन्होंने प्रॉपर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया का लेखन किया है। तो आप कहेंगे प्रॉपर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये लिखा है किसने, तो ये लिखा है दादा भाई नौरोजी, जो कि ऑप्शन है आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर धन निष्कासन सिद्धांत है ना, इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी। और अगले क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के इन पड़ोसी देशों में से कौन सा देश गलत तरीके से अपने राष्ट्रीय खेल से मेल खाता है। बिल्कुल आईएमपी क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों। आप कहेंगे यहां पर देखा जाए अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान की अगर बात करते हैं बुल्कबाजी हो जाएगा, बुजकाजी हो जाएगा। बांग्लादेश क्रिकेट दिया है, कब से खेलने लगा भाई, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है, क्या
कबड्डी हो जाएगा, कबड्डी भाई खेलता तो है बांग्लादेश का क्रिकेट, लेकिन राष्ट्रीय खेल भैया कबड्डी है इनका दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर बांग्लादेश को जो देखा जाए जो मुक्ति मिली थी, है ना, 1971 को ये पाकिस्तान से स्वतंत्रता इसको मिली थी। और अगला भूटान का है तीरंदाजी, नेपाल का है वॉलीबॉल। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है कि भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान अर्जेंटीना के लियोनस मेसी के साथ सक्रिय खिलाड़ियों के बीच सर्वाधिक गोल करने वाले दूसरे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी में से कौन है। दोस्तों ये आपके कौन है दोस्तों, याद रखिएगा भारतीय फुटबॉलर के कप्तान दोस्तों, याद रखिए ये है आपके सुनील छेत्री। कौन है? सुनील छेत्री इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। इन्होंने अब तक देखा जाए 67 से ज्यादा गोल कर चुके हैं दोस्तों। लियोन मेसी के बाद इनका दूसरा स्थान आता है। यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि डीआरडीओ द्वारा विकसित निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। अब यहां पर हवा से हवा दिया है, सतह से सतह नहीं दिया है। अगर सतह से सतह दिया होता और अभी करंट अफेयर में तो अग्नि 5 हो जाती, लेकिन ये हवा से हवा है। अब हवा से हवा में अगर मारेंगे तो भैया आप क्या जवाब देंगे? आप कहेंगे सर यहाँ पर जो अस्त्र है, अस्त्र है जिसको हम लोग फेंक कर मारते हैं, जैसे भाला हो गया तो फेंक कर तो मारेंगे ना, शस्त्र होता है हाथ से लेकर चलाते हैं। तो यहाँ पर जो आपका अस्त्र है आंसर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कह रहा भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान की हाजी पीर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी। तो भैया देखा जाए तो हाजी पीर की लड़ाई ये हुई थी, ऑप्शन सी याद रखिएगा 1965 लगाइएगा। कब हुई थी? 1965 लगाना है, सी ऊपर लिखा है, याद रखिए 1965 है, याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको मालूम है उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो आप कहेंगे 1965 में। 1965 में तो हम तो नहीं थे, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी मेमोरी को भगवान ने दिया है, तो आपको याद होगा प्रधानमंत्री जो थे वो लाल बहादुर शास्त्री थे, है ना, जिसकी ताशकंद जो उज्बेकिस्तान में है समझौता हुआ 1966 में। इसके बाद इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो भैया यहाँ पर आंसर क्या होगा? आप कहेंगे 1965 आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से देखिए कि आपकी जो क्लास है कितनी बेस्ट क्लास थी और कितने लोगों को है कि भैया देख सकते हैं, आप लोगों को विश्वास होगा कि अगर डेली क्लास आप लोग लेते हैं, डेली क्लास लेते हैं तो याद रखिए जीके में से पूरे के पूरे नंबर आपको मिलेंगे। 1-2 नंबर की हम बात नहीं करते हैं, लेकिन पूरे के पूरे नंबर यहाँ पर मिलेंगे, याद रखिएगा, ठीक है ना। जय हिंद, जय भीम, वंदे मातरम।